स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 10 से आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें कि आपको 11th क्वेश्चन दिया हुआ है। आपको डायरेक्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट में रिलेशन निकालना है। तो इसके लिए देखिए, मान लीजिए आपके पास एक कंडक्टर PQ है, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया आपका यहाँ पे A है, और उसके बाद इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है, आपके N है। इसकी लेंथ कितनी है आप क्या मान सकते हैं, यहाँ पे L मान सकते हैं। ये आपने बैटरी लगा रखी है इस पे, इस तरीके से। तो स्टूडेंट, इसमें आपके क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन से आपको पता होना चाहिए। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके उससे इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, कंडक्ट होती है। तो देखिए, हम क्या लिखेंगे इसके लिए, लेट अ कंडक्टर PQ हैविंग लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शन एरिया A एंड फ्री इलेक्ट्रॉन N। अब देखिए, फ्री इलेक्ट्रॉन N है, कितने हैं ये नहीं पता। तो टोटल जो इलेक्ट्रॉन होंगे आपके इसमें, हम लिखेंगे टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर आपके जाएंगे N बराबर, स्मॉल n बराबर NaL, यानी कि N इलेक्ट्रॉन A इसका क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू L, इसके पूरे लेंथ में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे हम इसको लिखेंगे NaL लिखेंगे। उसके बाद देखिए, टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इस पे आपको चार्ज होगा, चार्ज जो होगा आपका, चार्ज का होता है Q बराबर Ne, Q इक्वल होता है आपका Ne। अब देखिए, आप क्या करेंगे, इस N की वजह से पुट कर देंगे टोटल, तो Q बराबर हो जाएगा NeAL, आपको यहाँ पे मिल गया इस तरीके से। अब उसके बाद स्टूडेंट आप क्या करना है, यहाँ पे टोटल आपको लगाना है, फॉर्मूला लगाना है इस पे। नेक्स्ट वाला होता है आपका डिस्टेंस, स्पीड बराबर होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड बराबर होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखिए, यहाँ पे स्पीड कितनी है इसकी, स्पीड और वेलोसिटी, यानी कि अगर वेलोसिटी देखें यहाँ पे, इसमें इसकी वेलोसिटी होगी, यानी कि हम यहाँ पे क्या मान सकते हैं, आपकी VD। और डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ से P से Q तक ही जाएंगे तो L हो गया, और T आपका ये हो गया, टाइम हो गया, इसको T लिख दी इस तरीके से। अब मुझे T निकालना है, टाइम निकालने के कितना टाइम लगा इनको यहाँ से यहाँ तक जाने में, यानी Q से P तक जाने में। अब Q से P तक क्यों जाएंगे, देखिए जब अपनी बैटरी आपने लगा रखी है यहाँ पे, जब बैटरी से करंट यहाँ से यहाँ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, आपके अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। यानी कि अगर करंट यहाँ से पास हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ की ओर आएंगे, इस साइड पर आएंगे, यानी कि Q से P की ओर। तो आपका क्या हो जाएगा, टाइम VD बराबर, अगर निकालेंगे यहाँ पे T बराबर, तो हो जाएगा L अपॉन VD, इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई, और यहाँ पे हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए स्टूडेंट, Q बराबर फॉर्मूला होता है आपका, Q बराबर IT, टोटल चार्ज Q बराबर IT होगा। अगर मुझे T निकालना है यहाँ से, तो Q अपॉन I हो जाएगा। अब मुझे रिलेशन तो I की टर्म में निकालना है, तो I बराबर Q अपॉन T हो जाएगा यहाँ पे। तो Q की वजह क्या है आपके पास, देखिए NeAL, और T की वैल्यू L अपॉन VD, L से L कैंसिल, ये ऊपर चले जाएगा, तो आपका जाएगा NeAVD, यानी कि आपका आ गया I बराबर NeAVD, आपका रिलेशन आ गया डायरेक्ट वेलोसिटी। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें आपको बताना था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है और उनकी दो प्रॉपर्टी बताती है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो लाइंस होती है जो हमेशा क्या करती है, किसी भी सर्टेन पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। इसकी दो प्रॉपर्टी होती है कि नॉर्थ से चलती है, साउथ की ओर चलती है, मतलब नॉर्थ से साउथ की ओर चलती है, और दूसरा ये दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती है। ये दो प्रॉपर्टी होगी। उस पर नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास, सेल्फ इंडक्शन किससे कहते हैं, इसके बारे में बताना था आपको, और इसे प्रूव भी करना है। तो उसमें देखिए, सेल्फ इंडक्शन में होता है, मान लीजिए कोई कॉइल है आपके पास, जब किसी कॉइल में हम क्या करते हैं, करंट प्रोवाइड कराते हैं। जब किसी कॉइल में आप करंट प्रोवाइड कराएंगे, तो करंट प्रोवाइड कराने से कॉइल में फ्लक्स चेंज हो जाता है, मतलब कॉइल का फ्लक्स क्या हो जाता है, आपका चेंज हो जाता है। और फ्लक्स चेंज होने से उसमें एक EMF और एक करंट क्या होता है, इंड्यूस हो जाता है, और यही प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है, सेल्फ इंडक्शन कहलाती है। मान लीजिए फाइव, इसे फाइव से रिप्रेजेंट करते हैं हम। तो देखिए, सपोज फाइव इसका क्या आपका फ्लक्स है, ठीक है, और मान लीजिए इस पे I करंट क्या हो रही है, आपकी फ्लो हो रही है। तो हमें पता है कि फाइव जो होता है प्रोपोर्शन होता है किसके, I के होता है। फ्लक्स हमेशा किसके प्रोपोर्शन होगा, I के। तो देखिए स्टूडेंट, अगर फाइव प्रोपोर्शन I के, तो E इक्वल होगा, यहाँ पे आ जाता है आपका LI। अब आपको पता है कि इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड EMF में क्रिएट हो रहा है, तो E बराबर क्या हो जाएगा आपका, माइनस d5/dt, हमने पढ़ रखा था फैराडे के लॉ के अकॉर्डिंग, E बराबर है d5/dt। अब आपको क्या कर देना है, यहाँ पे इस फाइव की वैल्यू यहाँ पे इसमें पुट कर देंगे, तो E बराबर हो जाएगा आपके पास माइनस DLI/dt,
डी टी हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट एल क्या है, आपका इंडक्टर है, कॉन्स्टेंट होगा, इसको आप आगे रख सकते हैं, तो माइनस डी आई अपॉन डी टी, यहाँ पे एल लिख दिया मैंने इस तरीके से। तो अब देखिए यहाँ पे अगर डी आई अपॉन डी टी, जो करंट आपकी फ्लो हो रही है, इसकी वैल्यू सपोज दैट 1 एम्पियर या 1 है, डी आई अपॉन डी टी क्या है आपका 1 है, तो इसकी जगह आप 1 रखेंगे, तो ई बराबर आपका हो जाएगा माइनस 1 इंटू एल। तो इसे सॉल्व करेंगे आप, तो ई बराबर आपको मिल जाएगा माइनस, ये आपको क्या था, सेल्फ इंडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 का सेकंड पार्ट, आपको दो पार्ट दिए होते हैं, पहला सेल्फ इंडक्शन और दूसरा आपको दे रखा है एलसीआर सर्किट में आपको इम्पेडेंस का फॉर्मूला बताना था, और दूसरा इसका मिनिमम मैक्सिमम के लिए क्या कंडीशन होती है आपको बताना है, और मैक्सिमम के लिए क्या कंडीशन होती है ये भी आपको बतानी है इसके लिए। तो इसमें देखिए एलसीआर जो सर्किट होता है उसमें इम्पेडेंस का जो फॉर्मूला होता है जेड बराबर होता है आपका रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल ऑफ स्क्वायर होता है। अब यहाँ जो एक्स एल माइनस एक्स सी है यहाँ पे, ये आपका, ये अगर जीरो है, इसके एक्स एल माइनस सी बराबर जीरो है, तो ये क्या होगा, सबसे मिनिमम होता है, इसका इम्पेडेंस क्या होगा उस टाइम पे मिनिमम होगा। अब मान लीजिए एक्स एल बराबर मैं एक्स सी कर देता हूँ, तो ये कंडीशन क्या होती है आपकी, सबसे मैक्सिमम होती है। अगर मैं इस कंडीशन को यहाँ पे अप्लाई करूँ तो आपको जेड निकालना है, वैसे भी इम्पेडेंस का फॉर्मूला एक्स एल बराबर एक्स सी रख दूंगा यहाँ पे, तो पूरा जीरो हो जाएगा, यानी कि आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स सी का होल ऑफ स्क्वायर, तो जीरो हो जाएगा। जेड इक्वल टू आर स्क्वायर बच जाएगा यहाँ पे, रूट के अंदर स्क्वायर से कटा, तो जेड बराबर आकर क्या आ गया आर, ये आपका फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए आपको किसी ट्रांसफार्मर में वीपी जो है आपका दे रखा है 2200 और वी दे रखा है इतना एनएस और एनपी आपको फाइंड करना है। ये होगा नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल में कितने टर्न्स है, ये प्राइमरी कॉइल में कितने टर्न है आपको निकालना है। ये स्टेप अप स्टेप डाउन में दोनों दे रखा है आपको, सेकेंडरी और प्राइमरी, तो आपको एनपी फाइंड करना है। देखिए एनपी अगर आप निकालेंगे एनएस अपॉन एनपी, वीएस अपॉन वी3 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और ये वी कहाँ से इसके नीचे आ जाएगा इस तरीके से। तो एनपी आप निकालेंगे तो एनएस की वैल्यू कितनी है 500 और वीपी की वैल्यू है कितनी 2200 और वी एस की वैल्यू है आपकी 220, जिससे जीरो कट गया, 22 से कितनी बार कटेगा ये 10 टाइम्स, और ये हो जाएगा 5000, यानी कि नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स जितने होंगे इस कॉलेज में कितने होंगे 5000 होंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 15, एक्सरेज के बारे में आपको बताना था। देखिए जो एक्सरेज होती है आपकी, एक्सरे ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट, तो एक्सरे चलती है आपकी, ट्रेवल करती है स्पीड ऑफ लाइट से करती है, टी इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होती है, ठीक है। उसके बाद उसका यूज हम देखें तो इसका यूज किया जाता है कैंसर डिजीज में, कैंसर की जो सेल्स उनको डेड करने में इसका यूज किया जाता है एक्सरे का, और दूसरा इसका स्टडी ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर को स्टडी करने में भी इसका यूज किया जाता है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें आपके दो पार्ट है। दो में से पहला पार्ट आपका न्यूमेरिकल है और सेकंड पार्ट जो है आपका वो ह्यूमन आई से, जो आपका चैप्टर हट चुका है, तो हम उस क्वेश्चन को नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम फर्स्ट पार्ट का न्यूमेरिकल करेंगे। देखिए इसमें आपको क्वेश्चन दिया हुआ था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड लाइट के लिए दे रखा है 1.6 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड लाइट के लिए आपको 1.53 और येलो लाइट के लिए 2.6 दे रखा है। फोकल लेंथ दे रखा है आपको 20, तो आपको फोकल लेंथ निकालनी किसके लिए, रेड लाइट के लिए। तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला होता है, अगर हम पहले येलो के लिए निकालें 1/f(y), यानी कि 1/f बराबर फोकल लेंथ के लिए म्यू वाई माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 होता है, ठीक है। ये आपका इक्वेशन क्या होगी, फर्स्ट होगी। उसके बाद रेड के लिए निकालोगे तो 1/, क्या जाएगा r इक्वल टू म्यू आर माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, इक्वेशन क्या होगी आपकी 2 होगी। देखिए पहली इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन हो गई है। अब क्या करना है आपको, फर्स्ट को डिवाइड कर दो 2 से, जैसे आप इसको से डिवाइड करोगे ना तो ये वाला पार्ट आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको क्या मिलेगा 1/f(y)(1/fr) इक्वल टू म्यू वाई माइनस 1 और म्यू आर माइनस 1 मिलेगा, ठीक है। तो देखो अगर आपसे ये तो चल जाएगा आपका ऊपर, ये इधर, यानी कि इससे बाद में कर लेंगे। और यहाँ पे म्यू वाई माइनस 1, म्यू वाई की वैल्यू देखो यहाँ पे कितनी है 1.6 माइनस 1, और म्यू आर की वैल्यू कितनी है 1.53 माइनस 1। अब 1.6 से आप अगर 1.6 से अगर आप 1 माइनस करोगे तो आपका सिंपली आंसर आ जाता है आपका 0.56 सीधे 0.56, और 1.5 से अगर 1 माइनस करोगे सीधे तो 0.53 आ जाएगा इसका, ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं अभी, ये जगह एफ आर अपॉन एफ वाई
0.56 अपॉन 0.53। अब निकालना क्या था आपको, एफ आर फाइंड करना है, यही फाइंड करना था, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 0.56 अपॉन 0.53 इंटू एफ बाई की वैल्यू कितनी है आपके पास 20 है। अब देखो आप इसको से इंटू करोगे, से डिवाइड करोगे तो कैलकुलेशन बहुत ही आसान है, मैंने कर रखी है। इसका का 21 पॉइंट और आपका 13 सेंटीमीटर, क्योंकि फोकल लेंथ आपके सेंटीमीटर में ही आती है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज मीन्ड बाय हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल। हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल के बारे में आपको बताना है, उसके बाद तो न्यूमेरिकल है इसका सॉल्व करना। हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियोएक्टिव मटेरियल इज 60 years आफ्टर हाउ मच टाइम इट बिकम्स 1/16 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। देखिए हाफ लाइफ ऑफ टाइम क्या होता है, टी हाफ हुआ, अपने मान के चलिए जब वो एक्सप्लोजन होगा उसका, तो अपनी लाइफ का जितना भी उसका हुआ था एवरेज, ऊपर कम्प्लीटली क्या जाता है, हाफ हो जाता है। मतलब कि मान लीजिए 16 का आधा कितना होगा आपका 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से मतलब पूरी जो लाइफ टाइम होगी उसकी, उसमें क्या हो जाएगा, वो हाफ हो जाएगा जब एक्सप्लोजन होगा रेडियोएक्टिव एलिमेंट का। तो यहाँ पे आपका देखिए n बराबर n0 अपॉन 16 आपको इनिशियल वैल्यू दे रखी है उसकी, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है n बराबर आपका n0 1/2, उसकी होलो पावर क्या होती है, n होती है फॉर्मूला। तो n बराबर आपको हो जाएगा n की वैल्यू दे रखी है आपको n0 अपॉन 16 इक्वल टू आपका n0 1/2 की पावर n होता है। इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये कट गया 1/16 इक्वल टू 1/2 की होलो पावर n। देखो 1 का 1 ही रहा, 1/16 इक्वल टू 1 की भी 1 ही रहा, 2 की पावर n हो जाएगा। इस 1 से 1 कैंसिल, तो 16 इक्वल टू 2 की पावर कैसा है n। अब 16 को 2 के टर्म में लिख दो, 2 की पावर 4, 2 की पावर n, मतलब 16 को हम 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो ये बेस कैंसिल आउट हुई, तो n बराबर कितना मिलेगा आपको 4। अब t हाफ बराबर होता है आपका, t हाफ बराबर होगा n इंटू टी, ठीक है। तो n आपको मिल गया 4 और t कितना है आपके पास 60 years, तो ये हो जाएगा 240। तो क्वेश्चन नंबर 18 है आपके पास, जो कि आपके सिलेबस से हट गया है। हम क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसे कहते हैं और गॉस लॉ क्या है, इसे प्रूफ करिए। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पहले देखिए इसमें जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है आपका, वो होता है, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरीके का, इससे जितनी भी नंबर ऑफ लाइन्स पास होती हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। जितनी भी नंबर ऑफ लाइन्स क्या होती है, पास होती है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड से, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसके बाद था गॉस लॉ। गॉस लॉ आप सभी जानते हैं, किसी क्लोज सरफेस से जितना भी फ्लक्स चेंज होता है, फाई ई और क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट चेंज विचार जाएगा, वो देखो फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसे आपको क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। इस तरीके से मान लीजिए इससे जो फ्लक्स निकल रहा है आपका, वो है डी फाई ई, इसका फॉर्मूला होता है ई डी एस कॉस थीटा। अगर हम इंटीग्रेट करें इसको, तो देखिए आपका हो जाएगा डी फाई का फाई ई हो जाएगा, और ई कांस्टेंट आपका इंटीग्रेशन ऑफ डी एस कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पे फाई ई बराबर आपको हो जाएगा, ई कांस्टेंट है और डी एस का आपका हो जाएगा एस और कॉस थीटा। देखिए जो पी और डी एस है, एक ही पॉइंट से इनका फ्लक्स निकल रहा है, ये कि साथ इनकी डायरेक्शन जो है सेम ही है, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इनकी कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 हो जाएगा। अब ई क्या होता है आपका, देखिए ई कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको डी एस ही रहने दो, क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। अब इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस जो होगा आपका, अगर आप डी एस के टर्म में लेंगे इसको, तो डी एस इसका सरफेस हो जाएगा पूरा, ये स्पेरिकल है, तो स्पेरिकल का क्या था 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटेगा, 5 से 5 कटेगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये प्रूफ हो गया। अगर मान के चलिए अगर आप इसको ऐसा नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इसको इसके टर्म में किया गया, जो मैंने बना रखा है इस तरीके से स्टेरेडियन के टर्म में, तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं। ये हमारा आ गया था यहाँ पे डी फाई ई बराबर आ गया था, आप करेंगे ई डी एस कॉस थीटा इस तरीके से। अब यहाँ पर डी एस की जगह आपके क्या जगह डी ए हो जाएगा, क्योंकि अगर हम वो रेडियन स्टेरेडियन के टर्म में लेंगे, तो ई की वैल्यू आपकी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी ए कॉस थीटा। अगर मान के चलिए आप स्टेरेडियन के टर्म में लेंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्यू अपॉन क्यू को आप ऐसे रहने देंगे, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा। उसके बाद डी ए कॉस थीटा, डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर,
ये क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। एक स्टेरेडियन जो एंगल बनता है इसके पूरे, इस पूरे की वजह से, तो उसकी वैल्यू होती है 4 पाई स्टेरेडियन एंगल की। ठीक है, तो डी एक ऑप्शन में आर पर 4 पाई रख सकते हैं। तो इसको आप लिखेंगे क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 पाई। इसे कैंसिल आउट करो तो क्यू अपॉन क्या मिल जाएगा आपको, एप्सिलॉन नॉट। इस तरीके से आप इस डेरिवेटिव को सॉल्व कर सकते हैं, दोनों तरीके से, इंटीग्रेशन से भी, विदाउट इंटीग्रेशन भी, जो आपको सही लगे।